उस पेपर से, घर पे ना जाए। घर जाना है, घर लड्डू मिल रहे हैं तुम लोगों को, और लड्डू मिले तो लड्डू खा के आ जाना वापस, दिवाली पे इसमें क्या है? समझ ही नहीं आ रहा। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडिबल विजिबल, यस वेरी गुड। चलो, हाँ होमवर्क क्या था भाई? डू योरसेल्फ 12 और 13 निकालेंगे भाई, तोड़ दो। डू योरसेल्फ 12 और 13 निकालेंगे सबसे पहले। डू योरसेल्फ 12। नई बॉटल खरीद दी है तुम्हें? ये पसंद नहीं है तुम्हें? इसको तोड़ना चाहती हो तुम, ताकि तुम्हें तुम्हारे को तुमसे गिर गया, अच्छा। तो तुम लोगों की मिल करके साजिश है, इसका मतलब है। डू योरसेल्फ 12 पहला, दूसरा। डू योरसेल्फ 13 पे आ जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा। सच में हो जाता है क्या? सच में? अच्छा, इसका तो सॉल्यूशन दे रखा है। 13 का नहीं है ना उसमें? फिर तो पूछो। फिर तो नहीं हुआ होगा, जब सॉल्यूशन नहीं है तो कैसे किया होगा फिर? पूछो। मुझसे हो गया तीनों? एक पूछ लो यार, प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी। हाँ, थर्ड वाला। वी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी इज, ये यूनिट नहीं है, इज इक्वल टू बी प्लस 2a। ये दे रखा है अपने को, और साथ में एक और इक्वेशन है, ए क्रॉस बी प्लस ए कैप प्लस बी इज इक्वल टू ए कैप क्रॉस बी क्रॉस ए कैप। इसको मैं 1 बोल रहा हूं इक्वेशन, और इसको मैं 2 बोल रहा हूं इक्वेशन। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, डू योर सेल्फ 13 का। ठीक है, मैं तुम्ही से कराऊंगा, मैं बोलते जा रहा हूं, तुम करते जाओ। सबसे पहले तो इसको खोल दो, दूर दूर पास पास से। तो ये आ जाएगा v डॉट बी ए कैप माइनस v डॉट ए कैप टाइम्स बी बराबर b प्लस 2a। अब लाइन अगर क्वेश्चन पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर नहीं है। तो ये तभी संभव है जब हम लोग इसको ऐसे देखें, v डॉट बी माइनस 2a कैप, और यहां पर 1 माइनस प्लस v डॉट ए कैप टाइम्स बी। और अगर ये कोलिनियर नहीं है तो पक्का इसको 0 होना ही पड़ेगा पड़ेगा। तो इससे हमें मिल गया, देखो v डॉट बी का वैल्यू कितना मिल गया 2, एंड इससे मिला हमें v डॉट ए कैप बराबर -1। समझ में आया क्या? अब मैं जो बोल रहा हूँ बस एक दो लाइन लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। वो इक्वेशन दिख रही है, अभी तक उसको छुआ नहीं है। वो राइट हैंड साइड में पहले छू लो उसको, दूर दूर पास पास लगा दो, लगाओ। अब बस लिखना तुम्हें ही पड़ेगा, मैं तो बोलूंगा बस। इतना मैंने कर दिया। करा? करा क्या? अब वो जो इक्वेशन आई ना, उसका डॉट ले लो v के साथ। वो जो जो तुमने अभी इक्वेशन छुई है ना, उसका एक बार डॉट ले लो v के साथ। लिया? बताओ क्या आ रहा है, v के साथ डॉट लेने पे क्या आ रहा है? जो पहली इक्वेशन है ना, उसका डॉट लो v वेक्टर के साथ, और मुझे बताओ क्या आ रहा है। ए डॉट बी वेक्टर बराबर, नहीं, -1, -1 आएगा। ए कैप डॉट बी वेक्टर की वैल्यू -1 आएगी। ये सबकी, अब अगर ये किसी की नहीं आ रही है, इसका मतलब अभी तक उसको डॉट लेना नहीं है। वी डॉट बी की वैल्यू मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं 2 है, वी डॉट ए कैप की वैल्यू बोर्ड पे लिखी हुई है -1 है। साथ में तुमको बी वेक्टर दे भी रखा है, बी वेक्टर गिवन है क्वेश्चन में, देखो i माइनस जे प्लस के। कुछ लोग तो क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है, बस क्वेश्चन कर रहे हैं। बी भी दे रखा है,
तो अगर तुमने फर्स्ट इक्वेशन का डॉट किसके साथ लिया, v के साथ, तो तुम्हें मिलेगा a कैप डॉट b वेक्टर बराबर -1। देखो ये आ रहा है क्या, आ रहा है क्या सब लोग, पक्का। और अब उसी इक्वेशन का क्रॉस ले लो a के साथ, प्री क्रॉस, वही कौन सी इक्वेशन, 1 वाली इक्वेशन का क्रॉस ले लो a के साथ, प्री क्रॉस। ले लिया, a के साथ क्रॉस, क्रॉस ले लेंगे ना इसका a के साथ, तो ये ऐसा आएगा a क्रॉस v, फिर ये तो जीरो हो जाएगा, इसको तो डायरेक्टली जीरो लिख दिया, और फिर a क्रॉस b, और ये क्या बन जाएगा हमारा, ये वेक्टर हमारा, नहीं, a डॉट a टाइम्स b माइनस a डॉट b टाइम्स a, क्रॉस किसके साथ ले रहे हैं अपन, a के साथ, तो ये आएगा a डॉट a तो 1 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आएगा a क्रॉस b, और ये जीरो हो जाएगा। नहीं आया समझ में, अब देखो ये और ये कट गया, नहीं समझ में आया, तो यहां से तुम्हें क्या मिला, a डॉट b टाइम्स a माइनस a डॉट a टाइम्स b इज इक्वल टू 0। ये फिर से 1 हो गया है ना, और v डॉट देखो ये रहा, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, -1, ये यहाँ रख दो -1, तो क्या मिल गया, -1 है माइनस v इज इक्वल टू 0, यानी v वेक्टर कितना आ गया देखो, -1 है। v का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, v का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना भाई। नहीं समझ में आया, अब जरा देखो पूछा क्या था, यही पूछा था क्या, ओहो ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया डू योर सेल्फ कौन सा, 13। और क्या दिया था, O2 पे आएंगे, O2 15 से 27 दिया था, निकालेंगे भाई। अरे आ गया ऑनलाइन वालों को समझ में, क्या करा है यहाँ पे, ठीक है। अपन ने कहा था वेक्टर में, जब भी वेक्टर इक्वेशन सॉल्व होगी तो डॉट और, तो तुम लोग को हाथ पैर मारने की आदत नहीं होगी तो दिक्कत आएगी इन सवालों में हमेशा। 15 से 27 तक O2 में दिया था, होगा निकालेंगे। एक्सरसाइज O2 वेक्टर क्वेश्चन नंबर 15, 16, सी पार्ट परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, इसका एक्चुअली 3D से रिलेशन है, फॉर्मूला होता है, तो अभी अपन छोड़ सकते हैं। जैसे अपन लोग याद है कि इमेज का फॉर्मूला पढ़ते थे लाइन में, तो इमेज वाला फॉर्मूला होता था x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें अपन कहते थे इस 2 को हटा दो, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे देता है, तो बिल्कुल वैसा ही प्लेन के लिए होता है, और अपन 3D में पढ़ेंगे, देन यू कैन अटेम्प्ट द थर्ड पार्ट। बिल्कुल सेम तरह की इक्वेशन उसमें भी आती है। अभी अपन लोग आज शायद पहुंच जाएंगे, आज नहीं पहुंचेंगे, अपन लोगों ने क्या डीसी पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, तो अपन आज नहीं अगले टर्न पे पहुंच जाएंगे इस फॉर्मूले तक प्लेन के अंदर। तो अभी एक टर्न के लिए अपन वेट करें। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 तक ही दिया था, 27 तक, ठीक है। 23, पैराग्राफ 24 से 26, 24 से 26 पैराग्राफ पूछ लेंगे। 27 नंबर, O2 में कोई डाउट, क्योंकि O2 खत्म हो गई है, शायद O1 भी खत्म हो चुकी है। O2 में कोई डाउट आज के होमवर्क में, O2 में कोई डाउट आज के होमवर्क में, सर 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन कौन सा था, अरे वही अपन उसको अपन बोला ना अभी नहीं कर पाएंगे, उसका रिलेशन 3D के फॉर्मूले से, तो गलती से वो पार्ट यहाँ पड़ा रह गया, ये क्वेश्चन तो 3D में होना चाहिए था, अभी के लिए अपन छोड़ देंगे 16 का सी पार्ट। और बताएंगे भाई,
होमवर्क में क्या था? हाँ हाँ, एक मिनट बोलो। हाँ देखो, 26 वाला क्वेश्चन देखेंगे O2 का। अच्छा क्वेश्चन है, बट हम लोग कर चुके हैं क्लास में। कैसे? उसने बोला है कि एस वेक्टर का द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, और इसमें एस इन्वॉल्व है। ध्यान से देखें, जब पी क्यू आर है, क्या वो कोप्लेनर है क्या? पी क्यू आर कोप्लेनर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो बॉक्स की वैल्यू चेक करके देखो, पी क्यू आर कोप्लेनर है क्या। तो अगर पी क्यू आर कोप्लेनर नहीं है तो एस वेक्टर को मैं पी और क्यू और आर के टर्म में लिख सकता हूँ यूजिंग थ्योरम इन स्पेस। तो यहाँ पर ऑप्शन, अगर किसी भी बच्चे ने थ्योरम इन स्पेस वाला आर्टिकल पढ़ा था और उसने 26 क्वेश्चन जैसे ही देखा होता, उसको ये बात दिखती कि जो हमारा कौन सा वेक्टर है, एस वेक्टर, इसको हम लिख सकते थे एक्स टाइम्स पी क्रॉस क्यू। क्लास में करा था हम लोगों ने। और क्यू क्रॉस आर, और जेड टाइम्स आर क्रॉस पी। सर आपने ये वाला ही क्यों कॉम्बिनेशन लिया, ये वाला? क्योंकि जो मेरे सामने एक्सप्रेशन है वो मुझे हिंट दे रहा है कि ये इसी तरह से सॉल्व करा जाएगा। अगर यहाँ पर इसकी जगह मैं पी क्यू और आर ले लेता, कोई बच्चा ये भी बोल सकता है सर एक्स टाइम्स पी ले लो ना आप, वाई टाइम्स क्यू ले लो, जेड टाइम्स आर ले लो। मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले ने जो बना के दिया है, ध्यान से देखो, वो पी क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस आर और आर क्रॉस पी का क्रॉस है। अब मैं इस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दूंगा। कैसे निकालते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू? डॉट लेते थे, एक बार डॉट ले लो पी के साथ, याद है? एक बार डॉट लेंगे क्यू के साथ, और एक बार डॉट लेंगे आर के साथ, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाती थी? एक्स वाई जेड। तुम देखना जो तुम्हारा एक्स वाई जेड आएगा ना, वो यही लिखा हुआ है जो तुम्हारा सामने ऑप्शन बना हुआ है। समझ में नहीं है? बस हो गया, खत्म हो गया। करके दिखाऊं पूरा? एस डॉट पी कितना होगा? एस डॉट पी करेंगे तो ये जीरो, ये आएगा यहाँ पर वाई, और बॉक्स पी क्यू आर। बस किसकी वैल्यू आ गई? वाई की। इसी तरह से बाकी दो से एक्स और जेड आ जाएगा। नहीं आया समझ में? अब वो तुम यहाँ रखोगे, करूँ पूरा? तो जब देखो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ थोड़ा सा हो क्या रहा होगा, कि जैसे तुमने ये यहाँ रखा, अब इसमें एस डॉट क्यू करेंगे तो तुम्हारा ये जीरो, तो क्या मिलेगा तुम्हें? जेड। तो ये पी क्यू आर आ जाएगा। तुमने पी क्यू आर की वैल्यू निकाल रखी है? नहीं निकाल रखी? ये पी क्यू आर आ जाएगा एक्स टाइम्स। अब जरा देखो एक्स की वैल्यू यहाँ रखो, तो देखो एस वेक्टर कैसा दिखेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी? एस डॉट आर अपॉन बॉक्स, और ये पी क्रॉस क्यू। तुम्हें कुछ पल्ले पड़ रहा है? तुम ध्यान से देखो, सब में नीचे बॉक्स आएगा, और ऊपर जो ये लिखा हुआ है ना, ये वही लिखा हुआ है जो कि वैल्यू पूछी गई है। तो तुम जैसे ही इस वाले बॉक्स को इधर क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो तुम्हारा आंसर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? एस का मैग्नीट्यूड इंटू बॉक्स पी क्यू आर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है क्या? एस का मैग्नीट्यूड क्या है, और पी क्यू आर का बॉक्स तुम निकाल चुके हो, वो आंसर 4 आ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं घुमा फिरा करके, लेकिन अगर तुम कॉपी पढ़ते हो तो तुमको ये चीजें क्लिक करनी चाहिए, क्योंकि मैं सब पढ़ा रखा है। ये पी क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस आर, आर क्रॉस पी, थ्योरम इन प्लेन, थ्योरम इन स्पेस, सब कॉपी के अंदर मौजूद है, बट हमको पढ़ना पड़ेगा। तो उसी के लॉन्ग क्यों मानेंगे? नहीं नहीं, वो एग्जैक्टली वही क्यों मानेंगे? नहीं नहीं, लॉजिक तो होना चाहिए ना मानने का। क्यों मानेंगे वो? तीन तो है, लेकिन मैं उसको पी और क्यू के टर्म में क्यों लिखूंगा, इसका लॉजिक है। तीनों क्यों नहीं लिख सकते? हाँ, तो फायदा नहीं है, वो हम लोग आंसर निकाले और आंसर बैठ गया उससे, वो गलत है। ऐसे थोड़ी होता है। S1 एक्सरसाइज जेई मेंस दिया था। S1 कहाँ तक हुआ था? कंप्लीट हो चुका है। तो O1 O2 और S1 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जेई मेंस पे आ रहे हैं। जेई मेंस में कितने दिए थे? 15 दिए थे। निकालो भाई, बताओ, बोलो। 1 से 5? 1 से 5? पक्का? आगे 6 to 10? 7th?
7th क्वेश्चन, ये देखो। अरे भाई बातें मत करो, नहीं तो बता रहा हूँ मैं क्लास छोड़ दूंगा सीधे सीधे। आपस में बातें करने की जरूरत नहीं है। ए बी वेक्टर इज क्यू वेक्टर, ए डी वेक्टर इज पी वेक्टर, ऐसा दे रखा है अपने को। और वो बोल रहा है एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल की बात कर रहा है। ये एक एक्यूट एंगल है, ये थीटा एक्यूट है अपने पास। R is a vector that coincides with the altitude directed from the vertex B to the side AD. Okay, ये बन गया altitude. R is the R is a vector that coincides with the altitude directed from B on the side AD. R, ये वाला वेक्टर उसने क्या बोला है? R. सही है क्या? तो कैसे लिख सकते हैं R वेक्टर की वैल्यू अगर मैं बोलूँ? इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, मान लो M मान लेते हैं। ये है P, इसको रेफरेंस के लिए ओरिजिन, ये वाला पॉइंट Q, ये वाला पॉइंट P। हाँ, तो क्या हम AM लिख सकते हैं क्या? अगर हम इसको देखें, आंसर क्या लिखा हुआ है? आंसर में देखो किसके कॉम्बिनेशन दिखे हुए हैं, तो मैं अगर ध्यान से देखें तो पी और क्यू के ही लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं एक तरीके से। हाँ बताओ भाई कैसे करें? क्या क्यू वेक्टर का क्या ले ले? प्रोजेक्शन ले ले एम पे। अब एम कितना है? आर, तो यानी कि वो तो वैल्यू आर के टर्म में आ गई, हमें तो आर ही चाहिए है। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट में पूरा सही नहीं बोल पा रहे, तो वेक्टर कौन सा प्रोडक्ट? वो जो होता है वो तो अपना वीटीपी होता है, तो उसमें अपन जो लिखते हैं तो वो दोनों के परपेंडिकुलर, ये आर वेक्टर तो सिर्फ पी के परपेंडिकुलर। थ्योरम इन प्लेन यूज कर लो ना सीधे सीधे, यूज थ्योरम इन प्लेन। इस आर वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये उसी प्लेन में है। और पी और क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैं इसको और जल्दी चाह रहा हूँ कि तुम लोग फटाफट आंसर दो इसका, और सिंपल तरीके से। सुनो यार, अब इतना देर में तुम लोग दिमाग ही नहीं लगाते। देखो मैं बोल रहा हूँ, इतना तुम लोगों को टाइम लग रहा है तो मतलब तुम फिर ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। इसका प्रोजेक्शन ये मिल गया मेरे को, ये। अब मुझे सोचो, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये वेक्टर मिल गया, ये मिल गया, तो आर मिल गया। खत्म हो गया सवाल। इतनी देर से तुम पता नहीं क्या क्या बकवास करे जा रहे हो। इस क्यू का इस पे प्रोजेक्शन ले लो, तो एम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? एम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर ऑन पी वेक्टर, ये तुम्हारा एम हो गया। और एम वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग? एम वेक्टर लिखेंगे एम का मैग्नीट्यूड, और किसके अलॉन्ग है? पी के अलॉन्ग, तो पी कैप। तो तुम्हारा ये कितना आ गया? ये तुम्हारा आ गया क्यू डॉट कितना? पी अपॉन पी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि कैप होता है ना वो। अबे, तो ये तुम्हारा आ गया क्यू डॉट पी अपॉन पी मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे पी कैप। अब ये आ गया तुम्हारे पास, सोचो एम, ये कौन आ गया? एम। ये कौन है? ए बी। और ये तुम्हें चाहिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो दिस वेक्टर यानी कि एम वेक्टर प्लस, उल्टा हो गया, एम वेक्टर प्लस माइनस आर वेक्टर, ऐसे लिख देते हैं ना हम लोग। ये आर है तो ये माइनस आर वेक्टर, दिस शुड बी इक्वल टू क्यू वेक्टर। और ये रहा तुम्हारा एम, एम को यहाँ रखो, इसको इधर लेकर आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो कौन मिल गया? आर आ गया। और इस कैप को हटा करके क्या लिख दो? पी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी तो क्या हो गया? पी स्क्वायर हो गया। नहीं समझ में आया? और पी स्क्वायर को चाहे तो सजाने के लिए पी डॉट पी लिख सकते हैं, क्योंकि पी डॉट पी तो पी स्क्वायर होता है। तो हो गया खत्म, देखो दो लाइन में। पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, थ्योरम लगा देंगे, लगा देंगे। बढ़िया है, इससे अच्छा लग रहा हो? इससे शॉर्टकट कोई हो तो बताओ, इससे जल्दी कोई, अगर इससे कम लाइन में, एक लाइन का क्वेश्चन है। 8th 10 तक हो गए।
दिमाग लगाया करो क्वेश्चन करते टाइम, नहीं लगाओगे दिमाग तो फिर मजा नहीं आएगा। 11 से 15, 11 से 15 हो गया। होमवर्क अगले टर्न के लिए लिखेंगे। S2 में से कुछ दिया है अभी तक? कितना दिया है? 7 से लेके 1 और एक काम करते हैं, ठीक है ना ये। अब वो तुमको पता है कि क्या दिया था क्या नहीं दिया था। टोटल S2 में मेरे हिसाब से 16 क्वेश्चन है, और 16 में से कम शायद 7-8 क्वेश्चन हो चुके हैं। 8 हो चुके हैं, तो बचे कितने? 8। 8 तो बचे S2 के अंदर, और जेई मेंस में कितने दिए मैंने? 10। इतना हम आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेगुलर रेस कहां तक हुई थी डिस्कस? 27। तो आज रहने देता हूँ, नहीं तो फिर करोगे तो हो नहीं। देखो ये इन 10 सवालों को करने में, अगर नोट पढ़ के कोई भी पढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 3 मिनट पर क्वेश्चन ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। इसमें कितने सवाल हैं? 8। तो 8 के लिए 4 मिनट भी पर क्वेश्चन, 5 मिनट भी पर क्वेश्चन ले तो 40 मिनट। 40 और 30, 70। राउंड फिगर में 90 मिनट ले लेते हैं। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा। सिर्फ 1.5 घंटे का होमवर्क की क्लास ऑल्टरनेट एक रेस बनती है। रेस नंबर 28। रेस 28। नहीं कर पाएंगे तो बता देंगे, नहीं करेंगे डिस्कस। नहीं, रेस नहीं कर पाएंगे तो शीट तो करनी है। रेस नहीं कर पाएंगे तो बोल देंगे नहीं कर पाए, तो फिर नहीं करेंगे डिस्कस, जबरदस्ती नहीं है। बट मेरे हिसाब से इतना बनता है ऑल्टरनेट क्लास, मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं तो इतना टाइम तो डिवोट करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। नोट्स कॉपी। बताओ भाई, लास्ट क्लास में अपन डीसी और डीआर डिफाइन, डीसी करे थे डिफाइन, डीआर तो नहीं करे थे। डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन करे थे, ठीक है। शुरू ही किया जस्ट अपन ने अभी। यार ऐसा है देखो,
अरे ये लोग कॉपी कर रहे हैं, मैं क्या करूं, ये बोल रहे हैं सर कॉपी नहीं किया सॉल्यूशन, मैं क्या बोलूं। ये लोग बहुत ज्यादा परेशान करने लगे हैं, बता रहा हूँ। केशव ओले ले बोल रहा है। बेटा ब्लॉक कर दूंगा तेरे को, ये ओले ले हो जाएगा तेरा यार। ये सब समझने लगे हैं बेटा, इनको पता चल जाता है। माफ कर देते हैं, चलो माफ कर देते हैं। हाँ क्या हो गया, ये ऑफलाइन वाला है। हाँ तो इसको तो फिर पता है सब कुछ। चलो क्वेश्चन। जी सर। बाहर पूछेंगे। हाँ। क्या है, क्या है। देयर एग्जिस्ट, क्लास के बाद बैठता हूँ रुकता हूँ पूछ लिया करे बकवास। देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर, ट्रू एंड फॉल्स है क्वेश्चन है। लिखो ट्रू और फॉल्स ऊपर, ट्रू और फॉल्स। देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर विद डायरेक्शन एंगल्स अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये तो देखो कुछ लोग सीधे पढ़ेंगे तो सर हो ही नहीं सकता, अल्फा प्लस बीटा तो 90 होता है। बताया था ना पिछली बार मैंने। तो ये तो कई लोगों का आंसर अभी हो गया सर फॉल्स, क्योंकि सर अल्फा और बीटा 30 30 है तो जोड़ के तो 90 आएगा नहीं सर, है ना। तो ये तो गलत है सर, फॉल्स हो गया है ना। सही है ना ये, फॉल्स हो गया है तो। भाई वो बोल रहा है कि क्या कोई ऐसा वेक्टर हो सकता है जिसके लिए अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाए 30। तो फॉल्स है तो, क्योंकि अल्फा और बीटा का सम तो सर 90 आना चाहिए ना। नहीं। हाँ तो नहीं, हमने बताया था पिछली बार कि हमको वो लगता है जब बोर्ड में फोटो बनता है, एक्चुअली में अल्फा और बीटा का सम 90 है, ये जरूरी नहीं है। तो क्या यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। तो ये वैल्यू अगर यहाँ रखे तो 3/4, ये भी। और कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो कॉस स्क्वायर गामा यहाँ पे कैसा आ गया, नेगेटिव। क्या ये संभव है, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो कुछ लोग कह रहे होंगे हमने तो शुरू में ही कह दिया था, तो रीजन गलत था, है ना। तुम्हारा जो फॉल्स कहने का कारण था वो गलत था। रीजन ये नहीं है कि अल्फा और बीटा का सम 90 नहीं हो रहा इसलिए ये फॉल्स हो गया। रीजन ये है कि जो भी एंगल्स होते हैं डायरेक्शन एंगल्स, वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। अगर उसको नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो वो कभी भी डायरेक्शन एंगल्स नहीं हो सकते किसी भी वेक्टर। बढ़े आगे। नहीं नहीं हो सकते, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। चलो, अरे वो नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स P, find the locus of all the points P for which OP vector, ब्रैकेट में O is origin, find the locus of all the points P for which OP vector represents a vector whose direction cosine cos alpha is equal to half, cos alpha is equals to half।
हाँ, 3x² -y² -z² बराबर 0। बिल्कुल, ये क्वेश्चन हम पिछली क्लास में भी, है ना, देख चुके हैं इस तरह का। अब यहाँ पे क्यों मैंने क्वेश्चन लिया ना, उसका एक सिंपल सा कारण है कि मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहले तुम लोग ट्राई कर दो, बाकी लोग भी, है ना। सबसे होना चाहिए ना, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब फील करना जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये बाहर निकला हुआ जेड है, जिसको अपन ऐसे बता रहे हैं। ये ऐसे ओपी वेक्टर है, दिख रहा है तुम लोगों को। और उसकी कंडीशन क्या है कि उसका कॉस अल्फा फिक्स है। क्या ये मैं कह सकता हूँ कॉस अल्फा फिक्स है तो अल्फा फिक्स हो गया। अल्फा कितना हो गया फिक्स, π/3। तो ये तुम्हारे पास ऐसे ये वेक्टर बना ओपी, और उसने इसके साथ हमेशा एंगल कितना बनाया, 60 डिग्री। हमें इसका लोकस पूछा गया, एच कॉमा, एच मत लेना भैया, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा लेना। और यहाँ पे से अपन इस पे परपेंडिकुलर डालें, तो ये कहाँ मिलेगा इसको, अल्फा 0 0 पे। पिछली क्लास में करा था ये क्वेश्चन, है ना, परपेंडिकुलर डाला था, ये डिस्टेंस बताया था तुमको। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √ऑफ β² प्लस γ²। और ये दूरी कितनी हो गई, मॉड अल्फा, मॉड अल्फा ना। तो ये एंगल पता है तुम्हें 60, और ये रेशियो अपना 1060 हो गया। तो तुम्हारे पास आंसर आ गया 1060 डिग्री इज इक्वल टू √ऑफ β² प्लस γ² बाय मॉड अल्फा। हम स्क्वायरिंग कर देंगे, इसकी वैल्यू √3 होती है, स्क्वायर करा तो ये 3 अल्फा² बराबर β² प्लस γ²। और इसमें अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स रख दिया, वाई रख दिया। 3x² -y² -z² बराबर 0। क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाता है, इसके आगे कोई हमसे कुछ नहीं पूछेगा। बट थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने की जरूरत है। एक पेन देंगे, एक पेन बस, है ना। थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर विजुलाइज कर पाए तो। ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, मुश्किल है। ये है हमारे पास ओरिजिन, और ये है एक्स एक्सिस, फील करना। अब क्या मुझे इस ओपी वेक्टर की ये डिस्टेंस फिक्स है क्या, नहीं, ये फिक्स थोड़ी है। ये थोड़ी बोला है कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, 3 है, 4 है, नहीं दिया है कहीं से भी। तो ये पॉइंट फ्री है मूव करने के लिए। अब फील करना थोड़ा सा, फिर बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये फील आएगी तो मतलब अपने को लॉजिक समझ में आएगा क्या हो रहा है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। ये रहा पॉइंट पी। यहाँ पर सपोज करो मैं इस जगह पी को फिक्स कर रहा हूँ, यानी मैंने ये डिस्टेंस फिक्स कर दी। अब पी पॉइंट ऐसे रहेगा कि उसकी ये एंगल जो बने इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, फील करना, ये है अपना पी, ठीक है। और ये एंगल कितना है, 60। अब ये ऐसे घूमेगा कि ये एंगल हमेशा इसके साथ क्या बने, 60। तो क्या तुम ये फील कर पा रहे हो, ये ऐसे घूमेगा, दिख रहा है तुम लोगों को। अभी भी गलत समझ रहे हो, सुनना ध्यान से। वो सुनते ही नहीं हो ना, बात यही तो है ना, बस अपनी मर्जी से चलाते हो। ओ ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट पी यहाँ पे था, ये एंगल इसके साथ कितना बना, 60। ये पॉइंट ऐसे घूमेगा, तो देखो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल चेंज नहीं हो रहा, एक रिंग बनेगी, दिख रही है रिंग। अब ये रिंग क्या बनी, एक, जब हमने डिस्टेंस फिक्स किया। अब जैसे जैसे हम ओरिजिन के करीब आएंगे, ये डिस्टेंस छोटा होता रहेगा, तो ये रिंग का रेडियस भी छोटा होता रहेगा। तो इफ यू कैन फील, ऐसे हो रहा होगा, छोटी चूड़ी, थोड़ी उससे बड़ी चूड़ी, फिर थोड़ी बड़ी चूड़ी, सारी चूड़ियां ऐसे चिपकी हुई है। और हमें फाइनली दिखेगा एक कोन, हमें फाइनली दिखेगा एक कोन, जिसके लिए एक सक्सेस काम कर रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फील कर पाए क्या। हमने अभी इस पॉइंट पी को फिक्स कर दिया था, तो अपने पास ऐसे एक रिंग बनी थी। जैसे जैसे दूर जाएंगे रिंग का रेडियस बड़ा होता है, और जैसे जैसे ओरिजिन के करीब आएंगे रेडियस छोटा होता जाएगा। तो हमारे पास ये जो लोकस है ना, हमारा ये लोकस, एक्चुअली ये लोकस क्या है, इज अ कोन विच इज हैविंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एज एक्स एक्सिस। क्या समझ में आया क्या ऑनलाइन वालों को, ये कैसे बनेगा। वेरी गुड। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक अलग से फोटो यहाँ बना रहा हूँ, सिर्फ ये जो मैंने समझाया उसके हिसाब से। ये अपना ओरिजिन था,
अगर पी पॉइंट यहाँ पे हुआ तो ऐसे एक रिंग बनेगी, अगर पी पॉइंट थोड़ा नीचे आता तो ऐसे एक रिंग बनती, थोड़ा नीचे आता तो ऐसे एक रिंग बनती, फिर ऐसे एक रिंग बनती, रिंग बनती बनती, ऐसे ऐसे रिंग बनेगी, और इन सबको जोड़ेंगे अपन ऐसे, तो हमने को एक क्या दिखने वाला है, कोण। समझ में आ रहा है क्या? उन सारी मतलब जो रिंग्स है ना उनको तुमने चिपका दिया है। नहीं समझ में आया? और जैसे जैसे अपन ओरिजिन से क्या जाएंगे दूर, ये कोन का रेडियस, ये जो रिंग्स हैं इनका रेडियस बढ़ता जाएगा, तो ये कौन आएगा जिसके लिए एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का काम करेगा। एक चीज मैं याद दिला दूं, वैसे तो हम लोग को लास्ट ईयर से इस बात का एक्सपीरियंस है, हम लोग जब भी लोकस का सवाल करते हैं ना, तो जो इक्वेशन पूरी आती है जरूरी नहीं है कि वो पूरा कर्व बने। याद होगा तुम लोगों को, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते थे सबसे बेसिक सवाल रॉड वाला, वो रॉड स्लाइड कर रही होती थी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, एक इंस्टेंट के बाद वो गिर जाएगी। हम लोग जब इसका सेंट्रॉइड का लोकस निकालते थे या इसके सरकम सेंटर का लोकस निकालते थे तो सर्कल आता था, बट सर्कल एक्चुअली पूरा बन ही नहीं पाएगा, सर्कल का सिर्फ आर्क बन पाएगा। तो ऐसे जब भी हम इक्वेशंस लेकर आते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा कर्व बन ही जाएगा, लेकिन लोकस में हमेशा इक्वेशन पूरी ही आती है। वो जो सोचने का काम होता है, अगर क्वेश्चन में इन्वॉल्व है कि वो पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो अपन आगे सोचते हैं, जो कि जनरली होता नहीं। बट यहीं पर ही याद दिलाऊंगा एक क्वेश्चन सर्कल का जे एडवांस वाला, जिसमें वो दो पी और क्यू पॉइंट का लफड़ा था, तो कभी 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 इन सब चीजों पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। बढ़ो आगे। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड डीसी ऑफ अ लाइन, फाइंड डीसी ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, find DC of a line passing through this. DC of a line passing through A and B. सामने देखेंगे एक लाइन है जो कि A और B से पास कर रही है, ये रहा पॉइंट A मान लो 1 1 1, और ये है B जो कि ये 3 2 3। ये बात मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ कि लाइन आगे भी जाती है और पीछे भी जाती है। तो अगर कोई बोले सर लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या ए बी है, तो हाँ है। कोई बोले सर लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या बी ए है, हाँ है। तो अगर दो डायरेक्शन वेक्टर लाइन के तो उसकी डीसी भी दो होंगे, एक आगे वाले के लिए और एक पीछे वाले। तो यहाँ पर हम सिंपली एक वेक्टर लिख लेते हैं इन दोनों को ज्वाइन करके ए बी। तो व्हाट इज ए बी वेक्टर की वैल्यू, इट इज 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 k कैप, ये होगी। अब हम इससे डीसी बनाना चाहते हैं, तो डीसी कैसे बनाते हैं वेक्टर से, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके। तो उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ए बी कैप बनाएंगे। ए बी कैप कितना हो गया 2/3, ये होगा डी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डीसीज ऑफ लाइन, डीसीज ऑफ लाइन। तो डीसीज क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर ही होते हैं। तो जो डायरेक्शन वेक्टर था उसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर दिया, अब इसके कंपोनेंट दिख रहे हैं, यही हमारे कौन है डीसी। तो क्या आंसर हो गया यहाँ पे, 2/3, 1/3 और 2/3। बट क्योंकि ये लाइन है हमने डायरेक्शन ऐसा लिया था, इसी का अपोजिट पीछे वाला भी होगा, तो इसके आगे प्लस और माइनस भी लग जाएगा। इससे हमें यह भी पता चलता है कि लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा, जो कि डायरेक्शन एंगल था, तो लाइन के लिए उसी समय एक और एंगल भी है पाई माइनस अल्फा। इसीलिए जब अल्फा के लिए अपन ने कॉस अल्फा को क्या लिखा एल, उसी समय कॉस पाई माइनस अल्फा क्या बन गया माइनस एल। तो एल एम एन आगे वाला हुआ, तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन पीछे वाला डायरेक्शन हुआ, मतलब कि उसका अपोजिट। नहीं समझ में आया? इसको भी लिखा देता हूं मैं अभी, पहले तुम इस क्वेश्चन को कॉपी करो। समझ में आया क्या भाई?
ये डीसीज ऑफ लाइन कैसे लिखी अपन ने, जो 2 पॉइंट से पास कर रही है लाइन? ठीक है, बढ़ो आगे। अच्छा, इसी जगह पे ध्यान से सुनना एक चीज, कि ये जो लाइन का ए बी वेक्टर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता था, ए बी वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता। मान लो इसको अंदर ही मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को 2i प्लस जे प्लस 2k, तो ये कुछ लैम्डा टाइम्स 2 टाइम्स ए बी हो गया। डायरेक्शन थोड़ी बदला, है ना? तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम कोई भी वेक्टर लिखते हैं, तो आई जे और के कंपोनेंट्स 2 1 और 2, उनको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आता, अगर वो स्केलर पॉजिटिव है तो। और अगर वो स्केलर नेगेटिव है, तो फिर वो डायरेक्शन पीछे आ जाएगा। तो ये जो रेशियोज होते हैं, ये जैसे 2:1:2, ये एक रेशियो है। इसको लिखने के तो इनफाइनाइट तरीके हैं, जैसे मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं। नहीं आया समझ में? एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो इनको हम कहते हैं वेक्टर के डी आर। डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन रेशियो। समझ में आ रहा है क्या कहते हैं? तो ये दो टर्म अपने को डीसी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और अब हम डीआर को इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर डीसी और डीआर में क्या निकालेंगे, रिलेशन। समझ में आ रहा है क्या? तो पहले तो एक वो वाला काम काम कंप्लीट करते हैं, वो डीसी वाला। नोट लगाओ, नोट लगा के लिखो। इफ अ लाइन मेक्स, if a line makes angles alpha, beta, gamma, if a line makes angles alpha, beta, gamma, if a line makes angles alpha, beta, gamma with x, y, and z axis respectively, with x, y, and z axis respectively, with x, y, and z axis respectively, then pi minus alpha, pi minus beta, pi minus gamma, then pi minus alpha, pi minus beta, pi minus gamma is another set of angle. Pi minus alpha, pi minus beta, pi minus gamma is another set of angle that line makes, that line makes with the principal axis, that line makes with the principal axis. Hence, full stop लगा के, hence if L comma M comma N, hence if L comma M comma N are the DCs of the line, L comma M comma N are the DCs of the line, then minus L comma minus M comma minus N are also DCs of the same line. I hope समझ में आ गया होगा। जो अपन ने ऊपर क्वेश्चन किया है, उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में बता भी दिया। नेक्स्ट हेडिंग, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एंड रिलेशन बिटवीन। डायरेक्शन रेशियो जब लिख रहे हो ना, तो ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना डी आर, डी आर। शॉर्टकट में डी आर बोलेंगे, जैसे डीसी बोलते थे अपन। तो क्या लिखा है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एंड रिलेशन बिटवीन डीसी एंड डी आर, एंड रिलेशन बिटवीन डीसी एंड डी आर, डीसी एंड डी आर। नोट लिखेंगे पहले। थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स विच आर, three numbers which are proportional to, three numbers which are proportional to DCs of a line,
which are proportional to DCs of a line are called DRs of the line, are called DRs of the line. शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, DC मतलब डायरेक्शन, कोसाइन, DR मतलब डायरेक्शन, रेशियोज. Hence, फुल स्टॉप लगा के, hence if small a small b small c comma लगा के a comma b comma c small, if a comma b comma c are the dr of the line, if a comma b comma c are the drs of the line, then L upon a is m upon b and is n upon c is equal to some lambda c. ये रेशियोज बराबर हो जाएंगे, यानी L M और N क्या है, DC, और A B C क्या हो गए, DR. तो अगर ऐसा कुछ हुआ कि L अपॉन A की वैल्यू M अपॉन B और N अपॉन C के बराबर आ जाए, हम उस ABC को क्या बोल देते हैं, DR. अब इसको यूज कैसे करेंगे अभी बता दूंगा, बाकी सारी टेंशन कुछ भी नहीं है, सिंपल है ये. L की वैल्यू कितनी हो गई, A लैम्डा, M कितना हो गया, B लैम्डा, और C कितना हो गया, N कितना हो गया, C लैम्डा. और हमें पता है ए बी इस पे एल एम एन में रिश्ता क्या होता है, रिश्ता एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1. तो ये डेटा को यहाँ पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर बराबर 1. देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो तुम लोग इस लैम्डा को यहाँ रखोगे तो देखो तुम्हें एल के टर्म्स में ए मिल गया. ए का वैल्यू कितना आ गया, ये देखो L कितना आ जाएगा, इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो प्लस माइनस A अपॉन, आ गया ये एन, इसी तरह से M और N. तो ये क्या मिल गया हमें, रिलेशन बिटवीन L M N एंड A B C. L M N कौन है, DCs, और ABC कौन है, तो आ गया ना रिलेशन बिटवीन DC एंड DR. समझ में आ गया क्या. अब सामने देखना है, इसको लिखना नहीं है, सुनना है बस. अगर कोई वेक्टर है A और वो वेक्टर है 2i माइनस जे माइनस 2k के, ये वेक्टर है, ध्यान से सुनना शब्दों को, वेक्टर है, वेक्टर बना रखा है, वेक्टर है. अगर ये वेक्टर है 2i माइनस जे माइनस 2k, तो इस वेक्टर के dr क्या होंगे, इस वेक्टर के dr हो गए 2 माइनस 1 और माइनस 2. अब ये यूनिक नहीं होंगे क्योंकि किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी बहुत सारी वैल्यू आ सकती है. तो जैसे मैंने मान लो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक 2 से कर दिया, तो 4 माइनस 2 माइनस 4, ये भी dr है. और एक और लिख दिया, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2√2 माइनस √2 माइनस 2√2, ये भी dr है. और इसको तुम माइनस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 200 प्लस 100 प्लस 200, ये भी क्या है, dr एंड सो ऑन. यानी dr यूनिक नहीं होते, क्या है वो, रेशियो. और रेशियो को अपन जानते हैं जैसे 2/3 है, तो 2/3 को लीस्ट फॉर्म में तो 2/3 लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, नॉन जीरो नंबर से, तो उसी को लिखने के इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं. तो किसी भी वेक्टर के dr यूनिक नहीं होते. क्या यूनिक होता है, डीसी. अब कोई मुझसे बोले सर इसका ये तो dr हो गया, इसके डीसी बताओ, तो अपन ऑलरेडी जानते हैं इसके डीसी. तो इसके डीसी क्या होंगे, 2/3 माइनस 1/3 एंड माइनस 2/3. ये यूनिक होगा, दिस इज यूनिक. नहीं समझ में आया. और इसी जगह पे ये वेक्टर की जगह क्या बोल दूं, लाइन, तो लाइन के दो हो जाएंगे डीसी, प्लस और माइनस, क्योंकि लाइन आगे भी जाती है और पीछे भी जाती है. लेकिन अगर वेक्टर है तो एक ही डीसी. लेकिन dr तो लाइन के भी इनफाइनाइट पॉसिबल है और वेक्टर के भी इनफाइनाइट पॉसिबल है, क्योंकि उसमें कुछ क्या है, रेशो का फील्ड. नहीं समझ में आया. अब सवाल आता है यहाँ पे दूसरा केस, ये तो वेक्टर बना दिया आपने. मान लो सर एक दो पॉइंट है ए, यह है x1 y1 और z1, और मान लो ये पॉइंट है x2 y2 और z2. तो सर इसके क्या लिखेंगे अपन, dr. तो इसके लिए जैसे वहां पर उसने वेक्टर लिख दिया था, अब हम अपना वेक्टर खुद लिख लेंगे. हमारा वेक्टर क्या बन जाएगा, ए बी वेक्टर. तो व्हाट इज ए बी वेक्टर, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, और z2 माइनस z1 के कैप. कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है कुछ समझ में, ठीक है. अब इसी को अगर अपन लोग बोले कि इसके dr बताओ, तो क्या आंसर हो गया, x2 माइनस x1
कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 एंड अब मल्टीप्लाई करते जाओ इसको सेम नंबर से या डिवाइड करते जाओ सेम नंबर से लेकिन नॉन जीरो। नहीं समझ में आया? तो ये क्या बन जाएंगे सबके सब डी आर्स। ये क्या हो गए डी आर्स। और सर डीसी क्या होगा? तो एवी वेक्टर लिखा है उसको पहले क्या बनता हो यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर से ही डीसी निकलता है क्योंकि डीसी क्या है यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट। लास्ट लेक्चर पढ़ा हो तो छापेंगे। आगे ऑनलाइन वालों को समझ में भाई क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? परफेक्ट। हो गया। अभी हम जब क्वेश्चन में एक दो में अप्लाई कर लेंगे तो तुमको मतलब ऐसे लगे तो बहुत पोरली समझ में आने वाला आर्टिकल है। तो इसके लिए कुछ याद मत करना बस। मुझे याद रखना डीसी क्या होते हैं यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट। और लाइन के लिए डीसी कितने होंगे दो क्योंकि लाइन आगे भी जाती है और पीछे भी आती है। और वेक्टर के डीसी तो सिंपल बात याद रखनी है बाकी तो हम लोग आराम से यूनिट वेक्टर बना के कंपोनेंट लिख लेंगे उसके एलिमेंट। बड़े आगे अब अपन लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे डिफाइन किया था? उनके डायरेक्शन वेक्टर के बीच में डॉट ले लो सर। तो 3D के अंदर जरूरी नहीं लाइंस इंटरसेक्ट करें स्क्यू लाइंस भी होती है। हम उनके बीच का भी एंगल ऐसे निकालेंगे। तो यानी कि 3D में जरूरी नहीं है कि आप एंगल तभी निकाल सकते हो जबकि लाइंस इंटरसेक्ट करें। क्योंकि हम लोग एक्चुअली एंगल किसके बीच में निकाल रहे होते हैं डायरेक्शन वेक्टर के। समझ में आ रहा है? तो कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर में कोई क्वेश्चन आया तो बोले सर ये तो स्क्यू लाइन से इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे इनके बीच का एंगल कैसे डिफाइन होगा? बिल्कुल होगा क्योंकि अपन ने डिफाइन कैसे किया था लाइन के बीच का एंगल लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर के बीच का एंगल। तो एक्चुअली अगर अपन फील करें तो लाइन के डायरेक्शन वेक्टर को अपन एक वेक्टर पकड़ा और ये फ्री वेक्टर है। हमने इनको ला करके एक जगह जोड़ दिया अब हम इनके बीच का एंगल निकाल रहे हैं। नहीं समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखें कि लाइंस का इंटरसेक्ट करने से एंगल का कोई लेना देना नहीं है। एंगल तभी भी निकाला सकता है जब लाइन इंटरसेक्ट ना करे यानी कि वो स्क्यू हो। अब ये बात मैंने यहाँ पे क्यों करी? क्योंकि मान लो कि हमने डीसी और डीआर पढ़ लिया है। सपोज करो कि हमारे पास एक लाइन L1 है जिसके डीसीज एल एम वन एन वन है। मान लो ये लाइन L1 के डीसीज है और एक दूसरी लाइन है उसके डीसीज है L2 M2 और N2। और हमसे कोई बोले अब इनके बीच का एंगल बताओ तो वही करेंगे अभी भी। दोनों का वेक्टर लिख के डॉट ले लेंगे तो इसका डायरेक्शन वेक्टर तो यही हो गया। इसका यही हो गया। आप डॉट ले रहे हैं डायरेक्टली लिख रहे हो डॉट लेकर के तो ये आ जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस
n1 n2 इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और cos थीटा। तो कुल मिला के इस 1 को हटाए तो ये हमारा सीधे, अगर हमें दो लाइन के क्या पता है DC, तो उनका एंगल का फॉर्मूला हो गया। अब ये cos थीटा या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा। cos थीटा जीरो आया इसका मतलब परपेंडिकुलर लाइंस। cos थीटा पॉजिटिव आया मान लो हाफ, तो एक एंगल आ गया 60 और दूसरा उसी समय 120, क्योंकि लाइंस में एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा है। दूसरा ये हुआ हमारा एंगल, थीटा क्या है एंगल बिटवीन लाइंस। दूसरा ये तो हो गया जो हमें क्या दे रखा था DC। अब सपोज करो हमें L1 का DC ना देके DR दे रखा होता, A1 B1 और C1, और हमें लाइन 2 का भी DR ही दे रखा होता, A2 B2 और C2। DC देने का फायदा ही होता है कि वो यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 1 into 1 आ रहा था, और जब हम इसको वेक्टर की तरह लिखेंगे तो यहाँ पे 1 into 1 नहीं आएगा। अब यहाँ अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर चलेगा। तो ये फॉर्मूला जो है एंगल का, ये अब ऐसा देखिएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और नीचे अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब ये हमारा cos थीटा हो गया। फर्क इतना सा हुआ कि DC में क्योंकि वो यूनिट वेक्टर होते हैं तो नीचे 1 1 आ जाता है। अबे नया नहीं बता रहा, इनसे क्या लिख लिया अपन ने, एक वेक्टर B1 A1 I कैप B1 J कैप और C1 K कैप, ऐसे V2 लिख लिया, और V1 डॉट V2 तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और ये फिर से थीटा कौन है एंगल, ये थीटा कौन है एंगल। और ध्यान रखना अगर एक एक्यूट है तो उसी समय एक एंगल ऑब्ट्यूज भी है, हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर ऐसे लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये थीटा एंगल है, तो दूसरे समय फाई माइनस थीटा भी एंगल है अगर लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है तो। गया गया। तो यहाँ पे हम कुछ नया नहीं सीख रहे, हम अभी भी डॉट प्रोडक्ट ही ले रहे हैं। हम अब बस उसमें जो वेक्टर के कंपोनेंट लिखते थे उसको हम नया नाम दे दिया DC और DR, कर वही रहेगा। अच्छा, तो ये DCs और DR दे रखे हैं तो लाइन के बीच का एंगल निकालने का तरीका बदला नहीं है। अभी भी हम एक्चुअली में बैकग्राउंड में डॉट प्रोडक्ट से ही रिलेशन निकाल रहे हैं। कुछ लोग इसको एज अ फॉर्मूला रट लेते हैं और फिर याद कर लेते हैं, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। सिंपल डॉट प्रोडक्ट है ये, क्यों याद करें इसको एज अ रिजल्ट, सीधा सा डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका याद रखो। अच्छा ऐसे ही याद आया मेरे को, अगर मान लो ये लाइंस पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगी L1 L2 M1 M2 इन सबके बीच में। हाँ अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये रेशियो और ये रेशियो सेम आ जाएगा। कहां से रिलेशन आ रहा है, कोलिनियरिटी। दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो एक वेक्टर का लैम्डा टाइम्स दूसरा लिख देते हैं, तो उनके आई का रेशियो जे का रेशियो और के का रेशियो सेम हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 बराबर आ जाएंगे अगर लाइंस कैसी हुई पैरेलल। हाँ क्या समझा नहीं क्या बोले। हाँ DC के अंदर सारे सेम हो जाएंगे। L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर की वैल्यू 1 है। L1/L2 का रेशियो M1/M2 और N1/N2 के बराबर है। वो तो अगर L1/L2 कट करके बनाएगा तो M1/M2 भी कट के बनाएगा। अरे
क्यों क्यों वन आएगा? वो लैम्डा तो कुछ भी हो सकता है ना, मैं एक वेक्टर को यहाँ पर, हाँ, अच्छा यूनिट वेक्टर है तो L1 बाय L2 की वैल्यू तो वन ही आएगी। हाँ वैसे बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल सही बात है। इस केस में जरूरी नहीं है कि वन आए, उस केस में तो रेशो वन ही आ जाएगा, L1 बाय L2 का रेशो बना जाएगा, ये बात सही है। क्योंकि वो डीसी है तो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट है तो उसमें वन ही बनेगा। ठीक है, तो कुछ हम लोग के लिए डीसी और डीआर मेनली बोर्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डीसी और डीआर का यूज हम स्ट्रेट लाइन और प्लेन में ज्यादा करते हैं। अभी तो हमने स्ट्रेट लाइन और प्लेन पढ़ा नहीं है 3D फॉर्म में, तो थोड़े से कुछ क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और इसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे भी है जो मेंस में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अच्छा इससे पहले मैं आगे, एक्स एक्सिस के लिए डीसी क्या होगा? डीसी बोला मैंने, डीसी मतलब एल एम और एन क्या होगा? 1 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया 0, तो उसका cos 0 की वैल्यू 1। वाई के साथ एंगल 90 बनाया तो cos 90 0, और जेड के साथ भी 90 बनाया तो डीसी एक्स एक्सिस का क्या हुआ? 1 0 0। उसी समय क्योंकि अगर मैंने एक्स एक्सिस बोला तो ये लाइन हो गई, तो अगर ये भी बोल सकते हैं कि पूरा एक्स एक्सिस के कवर कर रहे हैं, 1 0 0 भी है। समझ गए क्या? एक क्वेश्चन छोटा सा, फाइंड द डीसीज ऑफ अ लाइन, फाइंड DCs of line perpendicular to two lines, perpendicular to two lines whose DRs are 1 2 3 and -2 1 और 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें एक ऐसी लाइन के डीसी चाहिए जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर। कैसे निकालेंगे एनीबॉडी? हाँ वेरी गुड। ये डीआर से अपने को एक वेक्टर मिल गया, तो वो हो गया आई प्लस 2j+3k। इससे अपने को दूसरा वेक्टर मिल जाएगा v2, वो आ गया -2i कैप प्लस जे कैप +4k। अब साफ साफ बोला जा रहा है कि हमारा जो लाइन है वो दोनों के परपेंडिकुलर। हमारा लाइन का आंसर डायरेक्शन वेक्टर का v1 क्रॉस v2 आएगा। बताओ कितना आ रहा है? 5i कैप 10j कैप +5k कैप। अब सुनना ध्यान से, इस बात को सीखना, और यहां से ये 5 कॉमन ले लो, i -2j+k दिखेगा। हाँ, तो तुम इस वेक्टर से डीसी निकालो या इससे निकालो, अंदर वाले से सेम आएगा। क्यों? क्योंकि डीसी यूनिट वेक्टर है। तो जैसे 5 कॉमन आया तो मैग्नीट्यूड में 5 नीचे भी कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग अगर क्या बोल रहे हैं वो अपने से डीसी, तो डीसी का आंसर क्या देंगे बताओ? डीसी का आंसर आएगा हमारा आई कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड √6, फिर -2/√6 और 1/√6, और इसके आगे प्लस और माइनस, क्योंकि बात किसकी है? लाइन की बात है। कितना आसान क्वेश्चन। और कर क्या रहे हैं एक्चुअली में? क्रॉस। तो मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर नया कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर में। जो भी हम चीजें पढ़ेंगे, एप्लीकेशन अभी भी क्या है? वेक्टर, मेनली डॉट और क्रॉस। बहुत आसान है। और जनरली जो भी लोग अभी जे एडवांस भी करेंगे, मेंस तो कर ही लिए लोगों ने आज, बच्ची भी कर लेना, और अगली बार जब एडवांस देंगे तो करोगे तो तुम्हें फील आ जाएगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंस हो या एडवांस, ज्यादातर बच्चे जिन्होंने एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो दे कैन वेरी इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2, रिपीटेड प्रोफाइल क्वेश्चन, सितारा बना ले इसका। ये पक्का आएगा ही आएगा, मतलब डेटा चेंज होकर के, ये नहीं कि डेटा सेम, बट ये आएगा पक्का, है ना? ये हर साल पूछा जाता है, किसी ना किसी बच्चे को पेपर में मिलेगा। द डीसीज
द DCs L, M, N of two lines, दो लाइन के DCs हैं, are connected by the relations, और रिलेशंस है L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0 एंड 2LM 2LN माइनस MN इक्वल टू 0। मतलब दो लाइन के DCs इन दो रिलेशन से जुड़े हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो हमें उन दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। अब इसको करने का देखो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, सामने देख लो, क्योंकि तुम लोग अभी जो तरीके से जाओगे ना थोड़ा सा लेंथी तरीका है। इसको करने का एक सबसे सिंपल तरीका, या ये बोले कम टाइम कंज्यूम करने वाला तरीका, L, M और N DC हैं लाइंस के, और वो इन दो रिलेशन से जुड़े हुए, और वो दो रिलेशन है L प्लस M प्लस N बराबर 0 एंड 2LM प्लस 2LN माइनस MN बराबर 0। तो सबसे पहले अपन यहां से शुरुआत करेंगे कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। तो N की वैल्यू मैं ऐसे लिख देता हूं ये, और ये उठा करके मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा। इससे फायदा क्या होगा देखना, ये हमारे पास ऐसा आएगा 2L माइनस M मल्टीप्लाइड बाय माइनस L इंटू माइनस L। अब सिंपली ये एक अपने पास फैक्टराइजेबल फॉर्मेट की L और M में रिलेशन है, जिससे बड़े इजीली अपन फैक्टराइज कर सकते हैं। 2LM, ये देखना माइनस का 2L स्क्वायर बनेगा, माइनस का 2LM बनेगा, प्लस का ML बनेगा, और प्लस का M स्क्वायर। सही है क्या? माइनस, ये वाला भी माइनस, ये वाला प्लस, बिल्कुल सही है। तो ये वाला इससे कट जाएगा, दिख रहा है क्या तुम लोगों को? तो फाइनली हमारे पास क्या आया, M स्क्वायर प्लस ML, इसको ब्रेक कर दिया 2ML माइनस ML माइनस 2L स्क्वायर। देखो फैक्टराइज हो गया। तो हम लोग यहाँ से इसमें और इसमें कुछ कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो M कॉमन लेंगे तो ये M माइनस L बनेगा, और यहाँ से M कॉमन आएगा, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2L। सही है ना? तो ये आया तुम्हारा M प्लस 2L वाला फैक्टर। ये दो फैक्टर बन गए, जरा देखना समझ में आएगी। तो ये वो दो रिलेशन है जो कि वो दो लाइंस को कनेक्ट कर रहे हैं। अब अपने को बहुत अच्छे एक्सप्लिसिट फॉर्म में मिल गया है। एक लाइन में तो M और L क्या है, बराबर, और एक लाइन में M किसके बराबर है, -2L। तो ये दो लाइन के लिए रिलेशन दो केस में ब्रेक हो जाएंगे। पहला केस M बराबर 0, ये वाला केस, और इसी तरह से दूसरा केस दूसरी लाइन की कंडीशन को डिनोट कर रहा है, जबकि ये 0 है। समझ में आ रहा है क्या? ये दो रिलेशन क्यों आए? क्योंकि वो दो लाइंस है, तो दो ही आएंगे ना रिलेशन। तो अब हम इस रिलेशन को कैसे यूज करेंगे? एक तरीका तो ये है कि अपन बगैर दिमाग लगाए L, M और M की तीनों की वैल्यू निकालने बैठ जाए। बट हमें उस वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल। तो हम एंगल पे ध्यान दें। तो अगर मैं इसका यूज लूं, इससे मुझे M बराबर क्या मिला, L। अब मैं फिर से आया M प्लस L प्लस N बराबर 0। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि चलो M की वैल्यू L के टर्म में लिख देते, तो N की वैल्यू भी तो L के टर्म में निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि L को L ही रहने दो, M की जगह क्या रख दो, L प्लस N बराबर 0। तो यहां से N कितना आ गया, -2L। तब मैं L M N ना निकाल के DR निकाल देता हूं। DR, DC नहीं निकाल रहा, मैं क्या निकाल दूं, DR। ऑल दो तो मैं DC निकाल दूंगा, देखो रिश्ता आ गया, तो मैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर में 1 रख करके निकाल दूंगा वैल्यू। बट वो टाइम वेस्टेज है। हम लोग क्या निकाले यहाँ पे, DR। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना DC क्या थे, L M और N, ये था ना DC। और हमें M और L में रिलेशन पता है, और हमें N और L में रिलेशन पता है। हम इसको पूरे को L से डिवाइड कर देते, ये तुम्हारे क्या आ गए, DR। अब ये कितना आ गया, जरा देखो दिमाग लगा के। ये आ गया 1, M अपॉन L 1, और N अपॉन L, ये तुम्हें क्या मिल गए, DR। ये बात पल्ले पड़ी क्या? और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था DC से एंगल भी निकाल सकते हैं, और DR से भी निकाल सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या? यही काम मैं यहाँ पर भी करूंगा। यहाँ पर भी मैं M प्लस
इसको 0 लिखूंगा। अब मैं इस m की वैल्यू को यहाँ डालूंगा, l माइनस 2l लिखूंगा, प्लस n बराबर 0 लिखूंगा। यहाँ से n बराबर क्या आ रहा है, l। अब फिर से मैं वही करूंगा कि l, m और n कौन है, dc। तो फिर से मैं किससे डिवाइड करूंगा, l से। सेम से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, सेम चीज से। और ये कितना बन जाएगा, फिर से देखो, 1 m अपॉन l कितना हो गया, -2, और ये 1। ये तुम्हारे आ गए डी आर्स ऑफ सेकेंड लाइन, ऑफ सेकेंड लाइन, और ये आया था डी आर्स ऑफ फर्स्ट लाइन। अब उन दोनों लाइन के बीच का क्या निकालना है, एंगल। तो क्या इससे एक वेक्टर लिख सकते हैं। अब मैं बस ये दो वेक्टर लिख करके इनका क्या लूंगा, डॉट। देखना सामने, तो ये तुम्हारा हो गया v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2 और cos थीटा। v1 का मतलब क्या, ये वाला वेक्टर, ये i j और k। v2 का मतलब i j और k। तो v1 डॉट v2 बताओ कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 1 -2 -2। v1 का मैग्नीट्यूड देखो √6, v2 का भी देखो √6, और ये cos थीटा। कैलकुलेट करने पे cos थीटा देखो कितना आ रहा है, -½ cos थीटा -½ आने का मतलब थीटा की वैल्यू 2π/3। बट हमारा आंसर ये नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा पाई माइनस थीटा। समझ में आ रहा है क्या, इसको 5 बोल देते। तो कितना आंसर हो गया, π/3 इज योर आंसर, क्योंकि उसने अपने से कौन सा आंसर पूछा था, एक्यूट एंगल पूछा था। समझ में आया क्या। तो ये थोड़ा सा क्या है कि ये ट्रिकी तो नहीं बोलेंगे, बट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, जिसके अंदर डीसी ना निकाल के क्या निकालना फायदेमंद था, डी आर, और उससे एंगल निकालने में अपने को सहूलियत हो जाएगी। ये रिपीटेड प्रोफाइल का क्वेश्चन। हाँ, कौन सी इक्वेशन, हाँ ठीक है, हाँ। पहला और दूसरा एंगल 0 हो जाएगा मतलब, एल और एम के बीच में क्या आता है, कंपोनेंट है ये तो। वेक्टर के तो आई जे और के साथ डॉट ले जाता है ना, सिर्फ आई के बीच में या जे के बीच में थोड़ी डॉट ले जाता है। वेक्टर का जब एंगल हो, क्या व्हाट ब्लंडर है ये, ब्लंडर। क्या कर रहा, समझ में आया तुम्हें, नहीं समझ में आया। वो जो ये जो बना ना यहाँ पर, ये एल और एम, और ये एल और एन, और ये एम और एन, इन्हीं को मान लिया ये किसी के डॉट लिखेंगे, ये और ये थोड़ी होता है। जब हम वेक्टर का डॉट लेते हैं तो क्या होता है, आई जे और के पूरा लिख करके वेक्टर लिखते हैं ना अपन। ये थोड़ी करते हैं इसका आई ले लो और इसका जे ले लो और डॉट ले लो। नहीं आई बात समझ में कुछ होगा, अच्छा ही नहीं समझ में आई तो बहुत बढ़िया है। क्यों, बिल्कुल गलत था जो बोला गया, ये समझ में आया क्या क्या करा। तो ये ऐसे ही करेंगे क्योंकि ये बेस्ट तरीका है, इससे अपना टाइम कम लगेगा। ऑनलाइन वालों को समझ में आया क्या, ऑनलाइन वालों को बात समझ में आई कि इस क्वेश्चन को करने की। हाँ, डीसी निकालने का यहाँ पे बिल्कुल भी फायदा नहीं है, डीआर से अपन एंगल ज्यादा कंफर्टेबली निकाल सकते हैं। डीसी से भी आ जाएगा, बट टाइम ज्यादा लगेगा। इनफैक्ट देखो डीसी तो ये लिखे हुए हैं, ये डीआर आ गया, तो इसी को डीसी में बदलने के लिए क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर बना देंगे। तो क्या करेंगे, इसको 1/√6, √6, √6। नहीं समझ में आया, तो कोई फायदा नहीं है, क्या बेकार में टाइम बर्बाद करना। सीधे डीसी से एंगल निकालो, डीआर से निकालो, एक ही है, अलग अलग थोड़ी आना है। जी सर। क्यों, किसका डॉट 0 है दोनों के साथ। मैं समझा नहीं बात को, समझ में है मेरे। हाँ मतलब क्लियर नहीं समझ में आ रहा कि क्या, किसका डॉट किसके साथ, बार बताना।
होमवर्क दे दिया ना मैंने। होमवर्क में अपन ने जेई मेंस के बचे हुए 10 सवाल और S2 रिमेनिंग दिया हुआ है और एक रेस 28 दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन। A line makes angle alpha, beta, gamma, delta with 4 diagonals of cube. Then evaluate the value of sigma sin square alpha. लास्ट क्वेश्चन है अपना ये। बट इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़े उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, तो इसके लिए आप लोग 7-8 लाइन छोड़ दें, 8 लाइन 9 लाइन छोड़ दें और एक क्वेश्चन और देखें घर के लिए इकट्ठा करके। अगले टर्न पे फिर वो वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऐसे है होमवर्क वाला, छोड़ दिया 8-10 लाइन। होमवर्क ऐसे वाला क्वेश्चन ऐसे है कि अ लाइन, अ वेरिएबल लाइन है, अ वेरिएबल लाइन हैज DCs L, M, N and L plus delta L, M plus delta M और N plus delta N in two adjacent positions. If delta theta, ये वेरी स्मॉल एंगल है, मतलब बहुत छोटा एंगल है ये डेल्टा थीटा। इफ डेल्टा थीटा जो कि एक स्मॉल एंगल है, बी एंगल बिटवीन द लाइंस इन these two adjacent positions, then prove that delta theta whole square is delta L का whole square, delta M का whole square and delta N का whole square। ये प्रूव करना है अपने को रिलेशन डेल्टा एल का होल स्क्वायर, डेल्टा एम का होल स्क्वायर, डेल्टा एन का होल स्क्वायर इज डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं एक लाइन का मीनिंग समझा देता हूँ ताकि तुम्हारा काम कंफ्यूजन में ना रहे। एक चीज कि ये मतलब लाइन तो एक ही है बट उसके डीसी कितने हो गए, 2। तो ऐसा क्यों है कि उसने बोला है कि 2 एडजेसेंट पोजीशंस है। मतलब ये है कि मान लो लाइन ऐसे थी पहले, ये लाइन L1 है, इसके शुरुआत में डीसी थे L, M और N। अब इस लाइन को बहुत ही कम एंगल से मान लो घुमा दिया गया, बहुत छोटा एंगल है वो जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, वेरी स्मॉल है। तो हम लोग क्योंकि बहुत छोटा एंगल, अभी इसके करीब दिखा दूंगा तो लाइन दिखेगी नहीं, तो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये रही वो लाइन, यही वो लाइन है जिसको अपन ने एक तरीके से सोचेंगे कि कितना एंगल में बना है, डेल्टा थीटा। और अब यही सेम लाइन जो नई बन चुकी है जिसके डीसी चेंज हो गए, क्या बन गया अब, L प्लस डेल्टा एल और M प्लस डेल्टा एम और N प्लस डेल्टा, ये उस लाइन के क्या बन चुके हैं, डीसी। अब हमें बोला है कि इनके बीच का एंगल बहुत छोटा है, तो फिर तुम ये रिलेशन ला करके दिखाओ। तो मोटा मोटा अगर कोई समझे तो एक तरीके से 2 लाइन है, उनके बीच का एंगल है और डीसी पता है, तो डीसी से 2 वेक्टर v1 और v2 लिखूंगा और v1 डॉट v2 को डेल्टा टी से कनेक्ट कर दूंगा। और अब वेरी स्मॉल का क्या यूज है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। वेरी स्मॉल का यूज ये है, साइन टीटा इज टीटा, साइन टीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेंगे, टीटा, क्योंकि जब टीटा छोटा होता है तो हम साइन टीटा को टीटा ले सकते हैं। समझ में आ गया क्या। तो ये है क्वेश्चन, चाहो तो ये फोटो बना सकते हो, ये तुम्हें घर से करके लाना है, नहीं होएगा तो अपन बताएंगे सर, बाकी हो जाएगा। और अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में आता रहता है, बोर्ड के लिए भी अच्छा सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग बोर्ड का नाम सुन करके बोले कि क्वेश्चन हल्का है।
अभी तुम जब करोगे ना तो कई लोगों से तो होगा नहीं। अब हम आते हैं हमारे वाले क्वेश्चन पे जो, हाँ, नहीं, देखेंगे, इसको हटाना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी, हटा देता हूँ यहाँ से इसको। इसका आंसर तो सब लोग सही निकाल देते, तुम लोगों ने गलत कैसे निकाल दिया? इसमें तो कुछ है ही नहीं। या तू तो नहीं आएगा। देखो इधर, ये हटा दूं, ये होमवर्क वाला हो गया ये सबका। देखो इधर भाई, भाई ऐसा है कि ये कौन से चार डायगोनल है, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं बार बार, बॉडी डायगोनल। अब हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं कोई सा भी। ये बना लिया हमने क्यूब। क्यूब में सारी एजेस बराबर होती हैं क्या? तो मैंने क्या करा, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यूनिट क्यूब ले लिया। 0 0 0 ओरिजिन हो गया। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ये एक्स वाई और मान लो जेड। तो ये पॉइंट कितना हो गया? 1 0 0। ये वाला पॉइंट को बी कह देते हैं, 0 1 0। और ये पॉइंट को सी कह देते हैं, 0 0 1। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1 1 0। ये 0 1 1। ये वाला 1 0 1। ये वाला 1 1 1। ठीक है। अब हमें नहीं पता कौन सी लाइन की बात हो रही है, तो हमने कोई सी भी लाइन ले ली, क्योंकि अगर कोई लाइन स्पेसिफिक होगी तो फिर वो देता, या तो वो लाइन को निकालने की कुछ कंडीशन देता, या कोई स्पेसिफिक लाइन होती तो वो लाइन देता, लेकिन उसने तो लाइन दी नहीं है। तो हमने क्या करा, आई कैप ही ले लिया लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। सिंपल, आई कैप ही ले लिया लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। अब चार बॉडी डायगोनल क्या बने? एक तो ओपी, तो एक तो बना तुम्हारा ओपी। ओपी कितना हो गया? आई प्लस जे प्लस के, ये पहला बॉडी डायगोनल। दूसरा बॉडी डायगोनल तुम्हारा ये बनेगा बी क्यू। हमें दिख रहा है, बी क्यू बॉडी डायगोनल क्या होगा? ये आई माइनस जे प्लस के। एक तुम्हारा बॉडी डायगोनल होगा सी डी, आई प्लस जे माइनस के, ये तो बनेगा ना। और एक होगा तुम्हारा ए, ई ए। ये कितना हो गया? आई माइनस जे माइनस के। नहीं आया समझ में? अब ये, हाँ, हाँ 8/3। तो अब देखना यहाँ पर, ये आगे तुम्हारे चारों बॉडी डायगोनल। अब एक लाइन है जिसका इनके साथ एंगल क्या है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो हमें लाइन का क्या चाहिए? डायरेक्शन वेक्टर। अब वो स्पेसिफिक लाइन तो है नहीं, तो मान लिया लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कौन है? आई कैप। तो बस आई कैप का इसके साथ डॉट लो, क्या बना? इसके साथ डॉट, अरे पूरा लिखे ना, कॉस अल्फा की वैल्यू। तो क्या बनेगा? ओपी डॉट आई कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओपी मॉड ऑफ आई कैप और कॉस अल्फा। तो क्या बना? ओपी डॉट आई कैप तो 1 आ गया, तो कॉस अल्फा आ गया देखो 1/√3। कॉस बीटा भी 1/√3 या -1/√3 आएगा। हम स्क्वायर करके जोड़ने वाले हैं, तो कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1/√3 या -1/√3 आएगा, स्क्वायर करके जोड़ेंगे 1/3 1/3 1/3 1/3 4/3। कॉस स्क्वायर को चेंज करके साइन में चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। कितने 1? 4। इधर आया था 4/3। 4 में से 4/3 गया, सारे साइन स्क्वायर उधर गए, तो 4 - 4/3 आंसर 8/3 आ गया। बट अब कोई बोले कि सर ये तो बोर्ड में तो हम ऐसा नहीं लेंगे कि कोई भी ले लिया, क्योंकि बोर्ड में तो हमें दिखाना पड़ेगा। मान लो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया, तो फिर ये थोड़ी बोलेंगे मान लो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर आई कैप है। तो फिर एग्जाम वाला वाला भी बोल सकता है मान लो तुम्हारे 100 में से 100 है। तो बोर्ड के लिए ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव तरीका, किसके लिए? एग्जाम के लिए। बट हम अगर बोर्ड में कर रहे हैं सवाल को, तो हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला नंबर नहीं देगा। वहां पे प्रोसेस क्या होगा,
कि हमें नहीं पता वो लाइन क्या है, हमने कहा ये रही वो लाइन, और इस लाइन का हमने बोला एल एम और एन कौन है, डीसी। बस हमारी लाइन को हमने क्या मान लिया, एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा है। सही है क्या भाई, ये समझ में आ रहा है बोर्ड के लिए अपने को कैसे करना पड़ेगा। अभी एक मेथड बताया तुम्हें कि लाइन का डायरेक्शन वेक्टर आई कैप मान लो, आई कैप मान लेंगे तो फटाफट आंसर आ गया, लेकिन हम वो बोर्ड में नहीं कह सकते कि आई कैप मान लो, बोर्ड में हमें प्रॉपर मेथड से करके दिखाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है ऑनलाइन वालों को, या भाग लिए गए लोग, ऑनलाइन वाले जा चुके हैं भैया, आ गए कुछ लोग वापस आ गए। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर मानेंगे, ये डीसी डिटरमाइन कर रहा है, तो हमारी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या हो गया, वी वेक्टर हो गया, जो कि एल आई एम जे और एन के है। अब हम इसका इसके साथ डॉट लेंगे, तो हमने बोला वी एक लेके दिखाऊंगा, बाकी तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, तो मॉड वी मॉड ओपी और ये कॉस अल्फा। जब तुम इसका देखो इसके साथ डॉट लोगे तो तुम्हें इधर मिलेगा एल प्लस एम प्लस एन, इधर तुम्हें मिलेगा 1, इधर तुम्हें मिलेगा √3 और कॉस अल्फा। कुछ समझ में आ रहा है क्या, पूरा ही कर देते हैं चलो एक। अब v का डॉट बी क्यू के साथ लूंगा, तो यहां तुम्हारा आएगा l माइनस एम प्लस एन, फिर यहां से 1 और √3 और कॉस बीटा, ये सेकंड हो गया। अब इसके साथ डॉट लो, तो l प्लस एम माइनस एन, और यहाँ फिर 1 और √3 कॉस गामा, एंड फिर यहाँ पर ले लो, तो l माइनस एम माइनस एन, और यहाँ 1 √3 और कॉस डेल्टा। नहीं समझ में आया, अब इनको स्क्वायर करके जोड़ दो, तो इसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो यहां पर देखना इधर आ जाएगा तुम्हारे पास 3 सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, और जब इधर स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो देखना एक एल स्क्वायर इधर, एक एल स्क्वायर इधर, एक एल स्क्वायर इधर, एक एल स्क्वायर इधर, एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, कितने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बनेंगे, 4 बन जाएंगे। और बाकी देखना इधर एल एम माइनस 2 LM कटा, प्लस 2 LM माइनस 2 LM कटा, 2 LN 2 LN जुड़ा, -2 LN कटा, MN माइनस MN कटा, -MN प्लस MN कटा, तो बाकी कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो यानी कि तुम्हारे को सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा कितना मिला 4/3, तो इट इंप्लाइज सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा कितना होगा 8-3। पल्ले पड़ा क्या, ये जानबूझ के बताया क्योंकि अगेन प्रोमिनेंट क्वेश्चन है किसके लिए, और उसमें अगर हमने आई कैप, क्योंकि इस एग्जाम में तो हम आई कैप ले लेंगे तो कोई हमें टोकेगा नहीं, हमारा आंसर 8/3 आ गया कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन हमें बोर्ड में ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। अगर हमने उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन ले लिया तो मार्क्स काट सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ए ले लो, यूनिट क्यूब मत लोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, A00 A0 0A0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यूब के केस में हम लोग साइड लेंथ जो है वो ए ले ले, 2 ले ले, 1 ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें जनरलाइजेशन का कोई लॉस नहीं है, सिमेट्रिक फिगर है बिल्कुल। ऑनलाइन वालों को होपफुली समझ में आ गया होगा, होमवर्क दे दिया है, दी एंड ऑफ द क्लास, दी एंड।